हमारा एग्रीकल्चर काफ़ी निगलेक्टेड है, क्योंकि हमारे जो किसान हैं उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग देकर उनको इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के बारे में और ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं बहुत बार ये कहता हूँ कि फाइनेंशियल ऑडिट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन फाइनेंशियल ऑडिट। आपको पिछले बार भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जैसे आप कॉस्ट अकाउंटेंट्स हो वैसे परफॉर्मेंस अकाउंटेंट्स भी बनो, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़े लोग ऐसे हैं कि वो वर्मी कल्चर करने की भी लायक नहीं है और बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, तो कभी कभी वो ना आए काम पर तो फायदा होता है। अभी मैं बोल सकता हूँ, आप नहीं बोल सकते। द कंट्री नीड्स परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड output, performance oriented politics, performance oriented administration, performance oriented everything, and that is the need of the country. और इसलिए स्वाभाविक रूप से एग्रीकल्चर के लिए आपके अध्ययन से कुछ नई दिशा मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हमारे यहाँ देश में हमारे एग्रीकल्चर की हालत अच्छी नहीं है। एक समय 80% पॉपुलेशन हमारी कृषि और ग्रामीण भारत से संबंधित थी और आज वो 65% आई है। ये 25 to 30% जो माइग्रेशन है ये खुशी से नहीं हुआ है, ये मजबूरी से हुआ है। और इसका कारण है कि हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमिकली वायबल नहीं है और उसकी वायबिलिटी कैसे बढ़ाना ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और मैं वो सपना देखता हूँ कि ये एक दिन ऐसा आएगा जल्दी ही कि लोग फिर से शहर की तरफ, गांव की तरफ जाएंगे और गांव समृद्ध और संपन्न बनेंगे। गांव में अच्छे स्कूल होंगे, कॉलेजेस होंगे, अस्पताल होंगे और गांव का लाइफ भी क्वालिटी लाइफ होगा। इसमें कठिनाइयाँ जरूर है, पर ये असंभव नहीं है। हमारे देश का टोटल जीडीपी ग्रोथ में 25% कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है और 12 to 15% एग्रीकल्चर का है और 52 से 55% जो है वो सर्विस सेक्टर का है। हमारे देश में हमने जो एमएसएमई को प्राधान्य दिया है, देश का टोटल जीडीपी ग्रोथ में 30% कंट्रीब्यूशन एमएसएमईज का है, छोटे उद्योगों का है। देश का 40% एक्सपोर्ट एमएसएमई के द्वारा होता है और अब तक 11 करोड़ जॉब एमएसएमई ने क्रिएट किए हैं। अभी स्वाभाविक रूप से मैं जब मंत्री था तो हमने टारगेट तय किया था कि हम 5 करोड़ नए जॉब्स 5 साल में क्रिएट करेंगे और विशेष रूप से जो हमारा 30% जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो 40% लेके जाएंगे और जो 40% एक्सपोर्ट है वो 50% करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये टारगेट पूरा करते समय जब तक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ये हम 25% के ऊपर लेकर नहीं जाते, तब तक हमारे देश का समतोल आर्थिक विकास नहीं हो सकता। हमारे 120 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, जिसको हम एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, जहाँ जंगल भी है और इसलिए स्वाभाविक रूप से एग्रीकल्चर के साथ जल, जमीन, जंगल और जानवर, इन तीनों की चारों फिलॉसफी को टेक्निकल इनोवेशन के साथ, साइंस के साथ जोड़ना होगा। वैसे मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर योगायोग से मुझे अभी महाराष्ट्र की 2 बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की डीलिट मिली। एक पंजाबराव कृषि विद्यापीठ अकोला और दूसरा महात्मा ज्योतिबा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावेरी। यहाँ का 2 जगह का मुझे डीलिट मिला, वो एग्रीकल्चर साइंस का मिला, रोड का नहीं मिला। तो एग्रीकल्चर मेरा इंटरेस्ट भी है और पैशन भी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी बात के लिए 4 बातों की जरूरत होती है: प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, इफेक्टिंग मार्केटेबिलिटी और उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब चारों बातों का जब इंटीग्रेटेड अप्रोच में स्टडी करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम ऐसा है कि कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है, संतरा टमाटर सस्ता है, जूस महंगा है, ग्रेप सस्ते हैं, वाइन महंगी है,
गेहूँ सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं। प्रॉब्लम यह है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का वैल्यू एडिशन नहीं होता और उसके कारण एग्रीकल्चर में रोजगार भी निर्माण नहीं होते और गरीबी दूर नहीं होती। और इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। पहली बात तो एग्रीकल्चर में सिंचाई का प्रमाण हमको बढ़ाना होगा। हमारे देश में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के कारण लाखों हजारों करोड़ का नुकसान होता है। कल ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और मैं एक कार्यक्रम में थे तो मैंने उनको सुझाव दिया कि बाढ़ प्रोटेक्शन स्कीम तैयार करो और टेकिंग वाटर फ्रॉम वन बेसिन टू अनदर, दैट कैन बी ए गुड ऑप्शन। अभी मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो मैंने रिवर कनेक्टिविटी की 48 स्कीम्स तैयार की थी और 16 DPR तैयार किए थे, जिसमें से एक तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैंने आंध्र प्रदेश में एक 60,000 करोड़ का मेरे कार्यकाल में एक पोलावरम करके डैम बहुत बड़ा बना है, अभी यह पूरा होते हुए आया है। अभी भी 1300 TMC पानी ये समुद्र में चला जाता है और ये जो छत्तीसगढ़ से जो इरावती आती है वो हमारे महाराष्ट्र और गढ़चिरौली से पानी गोदावरी में जाकर आंध्र से जाकर फिर समुद्र में चला जाता है। तो मैंने एक प्लान तैयार किया था कि हम लोग यहाँ कालेश्वरम करके तेलंगाना में बहुत बड़ा डैम बना हुआ है, बहुत ही बड़ा है, वो भी अटका हुआ था, वो भी मैंने क्लियर करके दिया। और वो कालेश्वरम का जो पानी है वो कुछ महाराष्ट्र को मिलता है और वहाँ भी मिलता है। तो बेसिकली 1300 TMC पानी जो जा रहा था उसकी योजना हमने तैयार की थी कि गोदावरी का पानी जो है वो कृष्णा में, कृष्णा का पेनार में और पेनार का कावेरी में लेकर कर्नाटक से लेकर टेल एंड ऑफ तमिलनाडु तक गया था। तो उससे तमिलनाडु और कर्नाटक का झगड़ा ही खत्म हो जाता क्योंकि पानी पानी हो जाता। तो एक्चुअली हमारे देश में पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। जब भारत और पाकिस्तान बना तो 3 नदियां हमको मिली, 3 पाकिस्तान को मिली। हमारे तीनों नदियों का पानी अभी भी एक्सेस वाटर पाकिस्तान में जा रहा है जो हमारे अधिकार का है। तो मैंने जब वो योजना बनाई तो पाकिस्तान में बहुत नाराज़गी आई, लाहौर में रावलपिंडी में मेरे पुतले फूके गए, पर वो अपने अधिकार का पानी है और वो पानी आएगा तो पंजाब और हरियाणा में झगड़ा नहीं होगा। फिर जो इंदिरा कैनाल था उसको अब मैंने सीमेंट कंक्रीट के लकीरों से तैयार किया तो राजस्थान के 8 डिस्ट्रिक्ट को पानी पहुंचा। अब यहाँ स्वाभाविक रूप से पानी बहुत है पर पानी के झगड़े चल रहे थे। 1970 से 23 झगड़े थे और मुझे 1 साल मंत्री होने का जब मौका मिला तो मैं मुख्यमंत्रियों को बुलाता था और 5-5, 7-7 मुख्यमंत्रियों को मेरे चेंबर में बैठने के बाद बोलता था दरवाज़ा बंद कर दो और बोलता था तुम जब तक सोल्यूशन नहीं निकालोगे दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। तो मैंने करीब 17 झगड़े निपटाए, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, 6-7 रह गए, गुजरात और महाराष्ट्र के 2-3 हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु के रह गए, महाराष्ट्र और कर्नाटक के थोड़े बहुत ही जो सुप्रीम कोर्ट में ट्रिब्यूनल के पास है। पर यह पानी इनको भी नहीं मिलता, उनको नहीं मिलता, समुद्र को जा रहा है। हमारे मराठी में कहावत है, तुला ना मला घाल कुत्र्याला, तू भी मत खा मैं भी मत खाता हूँ, जो कुछ अच्छा बनाया हुआ वो कुत्ते को खिला दो, ऐसी कहानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव ए गुड प्रोग्राम फॉर वाटर मैनेजमेंट, रिवर कनेक्टिविटी। और सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इन वाटर मैनेजमेंट, दैट इज ड्रिप इरिगेशन। अगर हम लोग पानी से ड्रिप में कन्वर्ट करेंगे, स्प्रिंकलर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 गुना उत्पादन बढ़ेगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से वाटर मैनेजमेंट ये पहली समस्या है जिसमें आप लोगों को भी कैसा इसका, मैं ये देखता हूँ ये कठिन है कि वेदर इट इज़ पॉसिबल ऑन PPP मोड, क्योंकि सरकार के पास पैसे की कमी है। तो मैंने कुछ मॉडल ये रिवर कनेक्टिविटी के भी तैयार किए थे जो कम कॉस्ट में होगा। अभी एक नेपाल के उप प्रधानमंत्री मेरे पास आए थे। नेपाल में इतना पानी आता है पूरा बिहार उत्तर प्रदेश बर्बाद कर देता है, सब बाढ़ उसके कारण आते हैं। तो मैंने उनको एक सजेशन किया था कि वहाँ एक पंचेश्वर करके डैम है नेपाल में, वो अगर भारत सरकार बनाने के लिए तैयार है पर 20 साल से विवाद ही चल रहा है। तो मैंने उनको कहा तुम पैसे भी मत दो, अगर ये डैम बनेगा तो 6000 मेगावाट बिजली मिलेगी
3,000 मेगावाट तुम ले लो, नेपाल को पूरी 2,500 मेगा बिजली लगती, पूरी फुकट में मिलेगी, उस पर पैसा कमाओ। हम पुनर्वसन भी हमें करेंगे, 3,000 मेगावाट हम बिजली लेंगे और वो पानी जो धीरे धीरे छोड़कर इरिगेशन के लिए यूज़ करेंगे। और उसमें गंडक में मैंने वाटरवेज बनाया था, तो हल्दिया से आया हुआ माल गंगा से जो ऑलरेडी वाटरवेज बनाया है, वाराणसी टू हल्दिया, उसी से माल आकर गंडक में वो भी जलमार्ग बन गया है। तो नेपाल की सीमा तक अगर आपका मटेरियल आएगा तो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी। ऐसी बहुत सी चीज़ें कि जो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में पानी से हो सकती है, और इसलिए इन सब बातों की इकोनॉमिक वायबिलिटी में उसका ऑडिट करके अगर वायबिलिटी निकलती है तो पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में अगर करने की संभावना, या जैसे उसमें 40% हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, 50% कर सकते हैं। मैं आपके अध्ययन के लिए जरूर एक सब्जेक्ट बताऊंगा। आप मथुरा जाइए, और मथुरा में 80 MLD स्लश था मथुरा का, गंदा पानी, और मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया। वो ऐसा बनाया कि 80 MLD स्लच को शुद्ध करके उसका शुद्ध पानी मैंने इंडियन ऑयल को बेचा, जो मथुरा में रिफाइनरी है। वो साल के 20 करोड़ रुपए देते हैं वो पानी के। और जो हाइब्रिड एन्युटी में टेंडर निकला, तो आपके साउथ की त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी आई, उन्होंने लिया। 40% सरकार ने गारंटी नेट दिए, 60% उन्होंने लाए, और जो 20% मथुरा रिफाइनरी को जा रहा उससे 10 साल में पैसा मिल जाएगा। ये कन्वर्शन ऑफ वेस्ट टू वेल्थ वाला अच्छा प्रयोग है। तो ये मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रयोग से हम सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और सबसे बड़ा एग्रीकल्चर इरिगेशन में भी कुछ कर सकते हैं क्या, इसके नए इनोवेटिव मॉडल में हमें सोचना होगा, जो उसका फ़ायदा हो सकता है। जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पर एकड़ प्रोडक्टिविटी कम है। उसमें पहला कारण है कि अमेरिका में सोयाबीन का उत्पादन 1 एकड़ में 30 क्विंटल होता है, अर्जेंटीना में 29 क्विंटल होता है, और ब्राज़ील में 28 क्विंटल होता है। और मेरे यहाँ सोयाबीन है, अभी मैं खेती पे जाने वाला हूँ इधर से, मेरे यहाँ 5 क्विंटल होता है, और ये जितने बैठे इनमें 6 वाला एक भी नहीं होगा, है कोई? सबको 5 क्विंटल के नीचे। पहले एक शुरुआत में आई तो 12 क्विंटल वगैरह अकोला वाशिम में हुआ था, पर अब कोई उत्पादन नहीं। तो प्रोडक्टिविटी में कमी ये हमारी एक प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना। सीड एंड फर्टिलाइज़र एंड इंसेक्टिसाइड्स, इसका समतोल उपयोग करके एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ही हमारा पहला चैलेंज है। वाटर मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, पावर लगती है, उसमें सोलर पावर पंप आ गए, और हर बार एक एक राज्य सरकार 6-6 हज़ार करोड़ रुपए घाटा करती है। अभी ये 6,000 करोड़ महाराष्ट्र सरकार, ऐसे सबका नुकसान है। तो मैंने उस समय पावर मंत्री जी को एक प्रपोजल दिया था कि वेस्ट लैंड पर सोलर पार्क तैयार करेंगे, और 40-50 मेगावाट पावर केवल सुबह से 8 से शाम को 6 तक डीसी मोटर के पंप पर सोलर की पावर ही किसानों को देंगे, और उसको 1 रुपया 1.5 रुपया सब्सिडी लगे तो सरकार देगी, तो भी सरकार के 3,000 करोड़ साल के बचेंगे, और किसानों को सुबह 6-7 से लेकर शाम को 6 बजे तक मस्त बिजली मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अब पावर का भी चल रहा है कि पावर ऑडिट में, पावर में अभी 10 लाख करोड़ का घाटा है डिस्कॉम को, सब दिवाला पिटने की स्थिति में है सभी राज्य सरकार के। तो वहाँ स्वाभाविक रूप से ये उपाय पावर, वाटर। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो है ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट। और लॉजिस्टिक कॉस्ट में मैं खुद प्रयोग करता हूँ। अभी मेरे यहाँ की सब्जी रोज़ नागपुर में आती है, प्रताप नगर चौक में, तो उसमें डीजल की गाड़ी में आती थी। तो मैंने अभी इलेक्ट्रिक की गाड़ी खरीदी की है, तो मेरा खर्चा एकदम कम हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो मैं रोज़ 600 किलो सब्जी जब इलेक्ट्रिक गाड़ी में लाऊंगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कैसे कम करना, ये इम्पॉर्टेंट है। अब हमको प्री कूलिंग प्लांट और कोल्ड स्टोरेज चाहिए, IQF चाहिए। ये सब मैं खुद करता हूँ, इसलिए मैं बहुत अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। ये हमारे चाव साहब हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट है कंपनी में, इनको पता है। हम लॉस करते हैं एग्रीकल्चर में, हर साल 40-50 करोड़ लॉस इसलिए करते हैं, हमारी खाज मिटाने के लिए हर बार करते हैं। 3 चीनी मिलें चलाते हैं, और ये कोई वायबल नहीं है। अभी इसमें ऐसा हुआ है कि मैं 20 कंटेनर सब्जियां दुबई भेजता हूँ,
कंटेनर के रेट बढ़ गए, जहाज के ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ गए, एकदम 3 गुना हो गए यूक्रेन के वॉर के बाद। तो इकोनॉमी कांदा प्याज जा नहीं पा रहा। तो स्वाभाविक रूप से लॉजिस्टिक कॉस्ट को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए कम कैसे करना, तो मैंने इसमें कुछ उपाय ढूंढे। मैंने अभी सिंधी में, जालना में, अब नासिक में मैंने ड्राई पोर्ट बनाया, सैटेलाइट पोर्ट। तो मुझे लोग पूछते इसका अर्थ क्या है, तो मतलब मुंबई का समुंदर वर्धा में आया, सिंधी में आया। तो अभी यहाँ से पूरा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट शुरू हो गया। फिर मुझे ध्यान में आया कि हमारा कपास जो विदर्भ का होता है, ये विदर्भ में जिनिंग प्रेसिंग होकर ये कंटेनर जाता है जेएनपीटी, जेएनपीटी से निकलकर जाता है कोलंबो, कोलंबो को घुमाकर जाता है चितगांव। तो पर कंटेनर लॉजिस्टिक कॉस्ट 6 लाख 6.5 लाख रुपए आती है। तो मैं शिपिंग मंत्री था, तो वाराणसी से हल्दिया 1350 किलोमीटर में जलमार्ग बनाया। तो मैंने इस बार तय किया कि हम लोग नागपुर का कपास, सूत और कपड़ा, यहाँ से एक हिंगन घाट में मिल है जाम में, वो 250 कंटेनर कपड़ा बांग्लादेश बेचती है, सूत जाता है, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है। तो अभी हमने ये तय किया कि हमारे सिंधी से रेलवे से डायरेक्ट हल्दिया जाएगा, हल्दिया में बार्ज में डालकर हमने रिवर पोर्ट एड्रेस किए बांग्लादेश के 3। एक उसमें अभी परमिशन मिल गई है, 1 तारीख से भारत सरकार इसको ओपन कर रहा है और हमारा कपास अब डायरेक्ट बांग्लादेश जाएगा। तो हमारी कॉस्ट 3 लाख रुपए पर कंटेनर कम हो जाएगी। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होने से हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और किसानों को भाव ज़्यादा मिलेगा। Somewhere we need to find out exactly way out for all the crops and agricultural produce, how we are going to reduce the logistic cost. That is the challenge. दूसरा महत्वपूर्ण बात यह कि हमने किसान रेल चालू की। किसान रेल के बारे में ऐसी चर्चा हो रही थी, तो उस समय की मंत्री थी, तो उनको सब्सिडी देना, कैसे देना, मैंने बोला तुम दो मत, तुम रेलवे को दो। और रेलवे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करके जो स्पेशल किसान रेल निकलेगी, उसका 50% हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल वाले जो प्रोसेसिंग वाली वो मिनिस्ट्री देगी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारा संतरा दुनिया में गया और अनेक रेल शुरू हो गई। नासिक का भुसौल से केली गई, नासिक से ग्रेप गए, और बड़े प्रमाण पर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए और डोमेस्टिक मार्केट के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई। अब ये जो IQF है या कोल्ड स्टोरेज है या प्री कूलिंग प्लांट है, इनको बिजली लगती है। ये टेक्निकल और ऑडिट दोनों का विषय है। वो ऐसा है कि जहाँ जहाँ बॉयलर होता है वहाँ वह बॉयलर से वेस्ट निकलता है, उसमें हीट भी होती है, गैसेस भी होते हैं। और अभी हमारे MD बैठे यहाँ, ये नासिक गए थे, तो मैंने उनको, हमारा एक 280 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है, तो मैंने उनको ये कहा, वो ट्राई कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक जो है वो 24 मेगावाट का है बॉयलर, तो उससे जो वेस्ट में जो ऊपर में पोल्यूशन करने के लिए गैसेस और स्टीम हम छोड़ रहे हैं, उसका टेम्परेचर 140 है, उसका उपयोग करके हम कोल्ड स्टोरेज डाल सकते हैं। टेक्नोलॉजी है, थर्मैक्स, अभी काफ़ी कंपनी आई है। और पावर प्रोजेक्ट का भी ये हीट अगर फुकट में मिल जाएगी तो पावर ही नहीं लगेगी कोल्ड स्टोरेज के लिए, तो कॉस्ट कम हो जाएगी। तो जहाँ फ्रूट वेजिटेबल्स है वहाँ पावर कॉस्ट अगर 0 हो जाएगी, पूरे उत्तर प्रदेश में पोटैटो इकोनॉमी नॉन वायबल हुआ, क्योंकि 9 रुपये यूनिट पावर कॉस्ट। तो पावर कॉस्ट कम करने के लिए दिस कैन बी ए गुड अल्टरनेटिव। जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ टेक्नोलॉजी और कुछ किसान और कुछ आप लोग मिलकर निकालेंगे कि ड्रोन आए हैं। अभी ड्रोन से अगर हमने नैनो यूरिया पे ये किया, स्प्रे किया, तो नैनो यूरिया की कीमत एक 500 ml की बॉटल की कीमत 1 बोरे के बराबर है, और हमको 1 एकड़ गन्ने में 4 बोरे यूरिया लगता है। पर वो अगर हमने ड्रोन से स्प्रे किया तो हमको केवल 2 बॉटल लगती है। जब हम 4 बोरे यूरिया फेंकते हैं तो 75% लॉस होता है और 25% प्लांट को जाता है। जब ड्रोन से स्प्रे करते हैं तो 75% प्लांट को जाता है और 25% लॉस होता है। तो इसके लिए ये बचत है कि 4 बोरे के बजाय 2 बोरे में, यानी 2 बॉटल में काम होगा। अब मिश्र खत भी नैनो आया है, और अभी विशेष रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अमृत पानी, कड़ू नीम का रस, अनेक प्रयोग आए हैं। अब उसके इंसेक्टिसाइड्स, कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों भी आए हैं। तो मुझे लगता है कि इसका उपयोग करके जो सीड है वो अच्छा मिलना चाहिए,
उसी में हमारा प्रॉब्लम है। अभी मैं कश्मीर गया था तो गवर्नर साहब को मैंने बताया कि जो न्यूजीलैंड का सेब है उसके एक प्लांट की कीमत 1500 रुपये है। तो मैंने कहा इसको आप नर्सरी में जॉइंट वेंचर करो और ये 25 रुपये में किसानों को दो ताकि हमारा सेब की क्वालिटी सुधर जाए। अभी हमने संतरे के लिए हमारे यहाँ एक शिंदे करके नासिक में उन्होंने स्पेन से 10 पेड़ लाए और हमारा जो ऑरेंज रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको मैंने कहा तुम जॉइंट वेंचर में नर्सरियाँ शुरू करो। और अब हमने संतरे के प्लांट, मौसम्बी के प्लांट, नींबू के प्लांट बड़े प्रमाण पर अच्छे क्वालिटी के हम किसानों को दे रहे हैं। और जो नर्सरीज है उनको मैंने कहा कि आप रिसर्च करो और ऐसा प्लांट तैयार करो कि जो डिसीज मुक्त है और प्रोडक्टिविटी में अच्छा है। तो इसका रिसर्च तो एग्रीकल्चर को ही करना पड़ेगा, पर स्वाभाविक रूप से लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, वैल्यू एडिशन के लिए एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को डालना, फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड पे कॉस्ट कम करना, स्प्रेइंग पर मैकेनाइज स्प्रेयर के बजाय ड्रोन से स्प्रेइंग करके कॉस्ट को कम करना, और ज़मीन में जैसे एग्रीकल्चर इनपुट्स लगेंगे वैसे टेक्निकली कम पैसे में टू सेव मनी टू अर्न मनी, इसके आधार पर हम लोग किस प्रकार से इसका अध्ययन कर सकते हैं। दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। हमें क्रॉप पैटर्न भी बदलना पड़ेगा। अभी हम लोग बाम्बू लगा रहे भीमा, 1 एकड़ में 200 टन होता है और कोल के बजाय वाइट कोल के रूप में बाम्बू के टुकड़े यूज़ किए जा सकते हैं। अब बहुत सी जगह फ्लावर की खेती हो रही है। मुझे भी पता नहीं, मैं गार्डन बना रहा हूँ तो मैंने गुलाब की जाति और कमल की जाति इकट्ठा करने, मेरा एक मित्र है मेरे जैसा ही पागल, वो भी ऐसे ही काम करता रहता है। तो कल मुझे बता रहा था कि 968 कमल की जाति उसने लाई, 968, और मैं एक ही गार्डन में केवल 200-300 जाति के कमल, एक समय लोग कमल ही देखेंगे ऐसा गार्डन बना रहा हूँ। और एक गार्डन में 550 अलग अलग प्रकार के गुलाब, केवल गुलाब ही होंगे जो फ्लावर का गार्डन होगा। ये तेलंगखेड़े में हम बना रहे हैं। तो अब इतना रिसर्च हुआ, इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई है और इसमें नर्सरीज में अच्छा काम। अभी मैं आंध्र प्रदेश गया था तो मैंने NHI में इस साल हमने पेड़ लगाने के बारे में कहा। सरकारी अधिकारी, पेड़ लगाना काम नहीं, फोटो निकाल के पेड़ लगाया, मंत्री गया पेड़ तो मैंने इसको ई-टैग करो और हर रोड पर कितने पेड़ लगे उसकी हर स्थिति क्या है मुझे ई-टैग पे दिखाओ, इसका ऑडिट करो। मैंने आपका काम चालू कर दिया। अब उसमें हमने इस बार नियम बनाया कि 3 मीटर का ही पेड़ लगाएंगे। तो 75 रुपए का एक पेड़ था, तो हमने 80 लाख पेड़ खरीदी किए इस बार। तो वहाँ के नर्सरी के पेड़ ही खत्म हो गए। तो अब बड़े प्रमाण पर पेड़ लग रहे हैं। तो नेचुरली नर्सरी का बिजनेस अच्छा है। नर्सरी में अलग अलग प्रकार के, अभी हमारे यहाँ मेरे गांव के नज़दीक एक नर्सरी है, वहाँ से अंजीर के पेड़ लाए मैंने, पेरू के लाए, अपने खेत पे लगाए। तो ये आने वाले समय में किसानों के लिए भी नई बात है। हमारे यहाँ एक सीताफल बनता है, वो पाटिल करके है, इतना बड़ा सीताफल है, इतना स्वीट है कि ऐसा सीताफल ही नहीं कहीं। एक बार मुझे ला के दिया तो मैं मुंबई जा रहा, तो मैं 5-6 पेटी मेरे साथ लेके गया, तो मैंने मुकेश अंबानी के घर भी बेच दी। तब से वो मेरे पीए को फ़ोन करते, मुकेश अंबानी, वो तेरे सीताफल नहीं आए अविनाश, वो सीताफल बेच करके मुंबई। तो इतने अच्छे सीताफल वो बनते हैं। तो ऑरेंज सीताफल, उसमें क्वालिटी रिफॉर्म करना, ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करना और केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के बजाय ऑर्गेनिक का यूज़ करना, ये बहुत अच्छा हुआ। हमारे ठाकरे साहब कलेक्टर थे नागपुर के, और किसानों में हमने मदर डेयरी लाई, अच्छा काम करते हैं वो। अभी ये इस इंस्टीट्यूट के वही इंचार्ज बने। तो मैंने उनको यही कहा कि ये पूरे फार्मर प्रोड्यूस कंपनीज को, किसानों को ये इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके आप उनको प्रशिक्षित करिए। प्रबोधन, प्रशिक्षण एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये 3 सूत्र इम्पॉर्टेंट है। और जो 2 आखिरी में बातें हैं कि मैं ये मानता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। ये किसानों को समझाओ कि नॉलेज क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। और दूसरी बात, वेस्ट टू वेल्थ, नो वन इज वेस्ट, नो पर्सन इज वेस्ट, नो मटेरियल इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate technology and the vision of the leadership that you can convert waste into wealth. तो मैं जो प्रोजेक्ट आपको दे रहा हूँ वो सबसे पैसे कमाने वाला है।
वो ये है कि हम 16 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल, डीजल एंड गैस इंपोर्ट करते हैं। और मेरा सपना, मैं 2004 से लगा हूँ, पर आउट ऑफ बॉक्स आइडिया कन्विंस करने के लिए टाइम लगता है। मेरा बहुत समय उसमें गया, पर अब सब लोग विश्वास रखते हैं। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिक। अब मैं पेट्रोल डीजल के कार में घूमता ही नहीं, मेरी गाड़ी इलेक्ट्रिक की है। और मेरे घर दिल्ली पे हाइड्रोजन पर चलने वाली कार है। और अभी जो कंसेप्ट है कि हर किसान के पास खेत है, खेत में कुआं है, कुएं में पानी है, तो मैं कह रहा हूँ एक गोडाउन डाल दो, ऊपर में सोलर रूफटॉप लगा दो, कुएं से पानी निकालो, 1.25 करोड़ का इलेक्ट्रोलाइजर खरीदी करो, उससे पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन को जनरेटर सेट इथेनॉल का बिठाओ जो 62 रुपये लीटर है, और उसको कॉम्प्रेस करके 500 बार पर वो ट्रक, बसेस, हवाई जहाज, रेलवे, फैक्ट्री सबको मिलेगा। वो ग्रीन हाइड्रोजन दे दो। अब अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता बनो। ये गेहूं, चावल, गन्ना लगाओ, मूंग लगाओ, धान लगाओ, जिंदगी भर कितना भी मेहनत करोगे तो इससे तुम्हारा भविष्य बदलने वाला नहीं। अगर ये एक ग्रीन हाइड्रोजन डाला, मैं इथेनॉल बनाता हूँ अभी 2 लाख लीटर, सबके गाड़ी जितने पेट्रोल की स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, विदर्भ में गाड़ियाँ, सब में हमारा 10%, अब 20% जाएगा। इस देश का किसान ऊर्जादाता बने। आप तो वेस्टर्न यूपी के हो, पूरे गन्ने से मैं आता हूँ, बार बार सबको समझाता हूँ, इथेनॉल बनाओ गन्ने के जूस से, शुगर केन जूस से इथेनॉल, मोलाइसिस, बीएवी मोलाइसिस से इथेनॉल, सी मोलाइसिस से इथेनॉल, कॉर्न, ब्रोकन राइस, फूड ग्रेन से इथेनॉल, बाम्बू से इथेनॉल। और अभी पानीपत में मैं पीछे पड़ा, इंडियन ऑयल की अभी उन्होंने पहला प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया, परली से। तुम परली जलाते हो, दिल्ली को प्रदूषित करते हो। परली से 150 टन पर डे बायो बिटुमिन, जिससे रोड बनेंगे, मैंने कहा पूरा मैं खरीदता हूँ। और 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल बन रहा है पानीपत में, यही सहारनपुर में डालो। अब इंडियन ऑयल ने ऐसे प्रोजेक्ट डाले, वो भी कर रहे हैं। अब देश बदल रहा है। 14 लाख 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट का जो पैसा है वो देश के बाहर नहीं जाएगा, ये पैसा इस देश के किसानों के जेब में जाएगा। इस देश का किसान ऊर्जादाता बनेगा। तो मुझे लगता है कि गुड टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इकोनॉमिक वायबिलिटी और अच्छी इकोनॉमिक मैनेजमेंट, दैट हाउ वी कैन सेव द कॉस्ट ऑन एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन and reducing logistic cost on logistic। और टेक्नोलॉजी में भी कम पैसे में क्या करना, आम के आम गुठली के दाम वाला आप प्रिंसिपल बता सकते हो। हाउ टू मेक इट कॉस्ट इफेक्टिव, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और आपका इकोनॉमिक ऑडिट, जो कॉस्ट ऑडिट है, वो दोनों के साथ मिलकर जब इंटीग्रेटेड अप्रोच में सॉल्यूशन निकलेगा तो हमारा किसान समृद्ध, संपन्न और निश्चित रूप से कर्ज मुक्त होगा, कोई आत्महत्या नहीं करेगा, गांव समृद्ध संपन्न होंगे, और फिर जो शहर में आए हुए लोग फिर से गांव की तरफ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।